रिचर्ड गियर बेचारे दोबारा घूमने आ गए अमृतसर में अपने बीवी बच्चों के साथ, यही सोच के कि शायद इस बार फिर दोबारा वैसा कुछ होएगा। इन्होंने घेर लिया उसको, पुलिस वाले ने। अब प्रॉब्लम ये कि इनका अंग्रेजी में हाथ टाइट, मौके पे नाम भूल गए अपना। कहते हेलो अपना ये क्या इसका नाम था अपना, हेलो फेयर कम्प्लेक्शन। रिचर्ड गियर लगा हुआ अपने काम में, किसको बुला रहा है उसको नहीं पता चल रहा। फिर बोले हेलो अपना ओ अंग्रेजों के शक्ति कपूर, इधर आओ, इधर आके मुर्गे बन जाओ। बोलो व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। बोलते ये शिल्पा को पप्पी क्या समझ के ली थी। व्हाट पप्पी। बोलते पप्पी अपना, अब इसको पप्पी की अंग्रेजी ना आए, बोलते पप्पी अपना ये पप्पी ये क्या समझ के ली थी। बोले तुम लोग क्या समझते हो हमें पप्पी लेना नहीं आता। देखो हम पंजाबी आदमी है, सरदार आदमी, अगर हम लोग अपनी आई पे आ जाएं तो हमारी पप्पी नहीं पप्पा होता है 30 से 35 मिनट का। 30 से 35 मिनट का पप्पा, और जो मूछे दाढ़ी चुभेगी वो अलग है। अब बेचारा वो गोरा डर रहा है, बोलता है नो 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 एक्चुअली ये पप्पी नहीं था, ये जैसे आपके इधर नमस्कार होता है, हमारे वहां का अमेरिका का नमस्ते है। तो ये तुम्हारी नमस्ते थी। कहते खोते थे पुत्र तुम्हारी बाय बाय तो बड़ी खतरनाक होती होगी फिर। नो नो आप काम क्या करते हो। बोलता यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी, आई एम हॉलीवुड एक्टर, आपने कभी हमारा पिक्चर नहीं देखा। कहता मैं तुम्हारी फिल्में नहीं देखता, तुम्हारी फिल्मों में नमस्ते ही बड़ी होती, लंबी लंबी नमस्ते। तुम लोग ये भी नहीं सोचते मेहमान को घर जाना है, लेट हो रहा है, नमस्ते करने में लगे रहते हो। बोलता नो नो आप हमारा साफ सुथरा पिक्चर देखो, आप हमारा टाइटैनिक देखो। कहता अच्छा टाइटैनिक में कोई ऐसी चीज नहीं थी। बोलता ऑफ कोर्स नोट, उसमें हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहता जहाज के सबसे नीचे वाले कमरे में वो लड़का जो तुम्हारी बुआ की फोटो बना रहा था वो क्या था। कहता भगवान का खौफ करो, इतने गहरे पानी में गंदे गंदे काम करते हो, जहाज तो तुम्हारा डूबेगा ही। एक काम करो वापस निकलो अपने बीवी बच्चों को लेके, और रास्ते में हमारी किसी बहू बेटी को नमस्ते नहीं करनी अपने वाली। नहीं तो इमरान हाशमी को जानते हो। बोलता नो वो इज इमरान हाशमी। कहता जो भी है अगर उसे अमेरिका छोड़ आए तुम्हारी माँ बहन कर देगा वो। अच्छा ये बताइए आपके अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर वाला, दादी वाला, ये सब कैसे धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। हम एक ऑब्जर्व करते हैं कहीं से कॉमेडियन की नजर से कि जो दादी का कैरेक्टर मैंने किया था पहली बार, तो मेरे दिमाग में एक ऐसा कि मैंने कभी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं किया, फीमेल कैरेक्टर। तो सोचता सोचता मैं अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट में घुसा, तो एक जो मैंने मन में सोचा हुआ था सामने मेरे बुढ़िया मिल गई मुझे। पता नहीं किधर जा रही थी, ऊपर जा रही थी शायद, नहीं मतलब मेरा 3rd फ्लोर पे था, वो 7th फ्लोर पे जा रही थी। तो अंदर मुंह घुसा हुआ पूरा, मतलब अम्मा को देख के आप एक्सरे की जरूरत नहीं, आप देख सकते थे अम्मा इतनी बारीक सी। मैंने उसको बोलते नहीं सुना, लेकिन मेरे दिमाग में अगर ये बोलेगी तो ऐसे ही बोलेगी, कहता है तू है? तो मेरे को लगा कि यार ये ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये मैंने कैरेक्टर वहां से ऑब्जर्व किया। एक लाला रोशन लाल थे, जिसका मैंने, हमारे ना टिपिकल जो शहरी लोग होते हैं जिनको संडे वाले दिन अपने घर पे नाश्ता नहीं करना, ऐसे कैरेक्टर मैंने एक देखे थे वहां पे। उनको ना लंबी लंबी छोड़ने की आदत है, तो मैंने वहां से वो कैरेक्टर उठाया। जैसे पिछले दिनों ना MMS कांड बड़े चर्चा में आए थे, है ना, तो मोबाइल में भी होंगे। तो ऐसा एक कैरेक्टर है जिसको लंबी लंबी छोड़ने की आदत है, उसको नहीं पता है कि बात कौन सी कहां पे करनी है। मतलब वैसा टाइप कैरेक्टर है कि अपनी माँ को फोन कर रहा है, माँ मुबारक हो हम 2 से 3 हो गए। माँ बोली बेटा क्या हुआ, लड़का की लड़की। नहीं माँ तुम्हारी बहू ने दूसरी शादी कर ली। वैसा टाइप कैरेक्टर। अब वो बंदा, उसको किसी ने बोल दिया लाला जी इधर आइए, लंबी लंबी छोड़ने की आदत है उसको। बोलता आपको पता है वो कोने वाले घर में लड़की रहती है, उसका MMS बन गया। अब इनको पता भी नहीं MMS होता क्या है, बस अपनी रौब दिखाना है सोसाइटी में कि मैं भी कुछ हूं, मुझे भी पता है। किसने बताया तुम्हें। बोलता अरे टीवी में आ रहा है, लड़की बड़ी फेमस हो गई। अब इनको लगा टीवी में आता तो अच्छा ही होगा कुछ। बोलते इसमें कौन सी बड़ी बात है, MMS बन गया। बोलते अरे बड़ी बात नहीं, लड़की का MMS बन गया। आप बोलते बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी खुद की बेटी का बना हुआ है। वो बंदा बेचारा हैरान परेशान, क्या बोल रहे हैं लाला जी, आपको पता आप क्या बोल रहे हैं। कि हाँ पता, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी वाइफ है ना आपकी भाभी, उसके तो 3-4 बने हुए हैं। वो थप्पड़ मारा खींच के, आपको अकल नहीं, आप क्या बकवास कर रहे हैं। बोलते इसमें बकवास वाली कौन सी बात है, अपनी बहू बेटी अपने पैरों पे स्टैंड हो रही, होने दो उसको।
ऐसे कैरेक्टर्स कुछ होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, पता नहीं होता कौन सी बात कहाँ पे करनी है। तो एक बात बताइए, कभी किसी पत्रकार को, कई न्यूज एंकर को नहीं ऑब्जर्व किया आपने, कोई कैरेक्टर बनाया हो? मुझे सारे न्यूज वाले इतने प्यारे लगते हैं ना। कुछ आप तो सच में है ही बड़ी प्यारी। ऑनलाइन, इसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्राई मारना। मैंने एक आते ना, हंसनी आता ना प्रोग्राम, चैन से सोना है तो जाग जाइए, मेरे को वो बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब इतना प्यार से न्यूज सुनाते हैं, आदमी अच्छा भला सो रहा होता है, एक तो वैसे दिल का मरीज आदमी न्यूज कातिल की फोटो दिखाते ना, जो 5-5 घंटे पहले उस पर डिस्कस करते हैं, कैसे किया होगा इसने कत्ल, कत्ल किया, छुरा मारा तो कत्ल किया उसने, क्या यहाँ पे फोटो दिखाएंगे, ध्यान से देखिए इस खौफनाक चेहरे को, कातिल यूं उसकी फोटो लगी कातिल की, ध्यान से देखिए चेहरा, हो सकता है ये कातिल आपके घर में हो। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। बाप ब्रश कर रहा है ना, ब्रश कर रहा है बाप, उसको लग रहा है ब्रश नहीं कर रहा है, दांत तीखे कर रहा है, शाम को मम्मी गले में मारेगा ये। अब आगे क्या प्लान्स है, और कोई कैरेक्टर आने वाला है? आगे लाफ्टर चैलेंज के बाद मैंने कसम खाई थी, भैया इतना स्ट्रेस है, कंपटीशन मैं नहीं करूंगा कभी। तो कॉमेडी सर्कस एक हिट शो है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने कॉमेडी सर्कस पिछले 4 सीजन से जुड़ा हूँ, चारों के चारों में विनर बनाया आप सबने। तो वो फिर चीजें, तो वो फिर अंदर से चीजें निकलती रहती हैं कुछ ना कुछ। अभी मैंने रिसेंटली एक कैरेक्टर बनाया था कि हमने एक एक्ट किया कि लैला मजनू को पत्थर मार रहा है, लैला आई वहां पे, तो वो आके डांस करती है उसके आगे, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दिल, पूरा लैला वाला कॉस्ट्यूम, तो उसको भी लगता है, तो वो भड़क जाती है, बोलती है मारो इसी के, मारो कमीने के। बोलता क्या बात कर रही हो लैला, कहती तेरे तू है इसी लायक, कमीने जब आऊं देखो पत्थर खा रहा होता है, मेरे को पता है तू मजनू के कुत्ता है, जब देखो पत्थर खा रहा होता है। तो बोलती मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने आई हूं, ध्यान से देख लो, आना मत, शगुन डालते नहीं पनीर खाने आ जाते हैं टुच्चे। कपिल, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। एक गिफ्ट है, लेकिन वो कपिल के लिए नहीं है, वो शमशेर सिंह के लिए है। कैसा लग रहा हूं मैं पापा जी? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रिचा बाबू। तो आंसू के साथ मुस्कान, जिंदगी लाइव में ये हंसी के ठहाके जारी रहेंगे अगले हफ्ते भी। भक्त जनों, भावनाओं को समझो। जिस तरीके से पूत के पाप पालने में नजर आते हैं गुरु, जिस तरीके से जुगनू की रोशनी से दिवाली नहीं मनाई जाती, और समंदर में लघुशंका करने में से कभी सुनामी नहीं आती, मेरे दोस्त आ गया। देवा हो देवा, धर्मेंद्र देवा, तुमसे बढ़कर तो मुझे पहचाना नहीं रिचा तुमने। अरे खामोश, जब से देख रहा हूँ मिथुन शाहरुख है वो, अब तो पहचानो। नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए चीन ने खत्म किया रेल मंत्रालय, क्या भारत लेगा चीन से कोई सबक? अपने 2 नौसैनिकों को भारत के हवाले करने से इटली का इनकार, बड़ा सवाल, क्या भारत है सॉफ्ट स्टेट? फ्रांसिस प्रथम बने नए पोप, आखिर कैसे होता है नए पोप का चुनाव? चीन ने
रेल मंत्रालय को खत्म करने का फैसला किया है। हालांकि चीन में हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, लेकिन ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी के अलावा कर्ज और भ्रष्टाचार की वजह से ज्यादा चर्चा में रहा है। अब चीन की नई हुकूमत ने करप्शन पर काबू पाने के लिए रेल को ट्रांसपोर्ट महकमे के अधीन कर दिया है। सवाल ये है कि क्या अपने पड़ोसी से सबक लेते हुए भारत भी करप्शन को काबू में करने के लिए कोई सख्त कदम उठाएगा? बीते 2 दशकों में जहां चीन में तरक्की की रफ्तार बढ़ी है, वहीं भ्रष्टाचार ने भी यहां तेजी से पांव फैलाए हैं। यूं तो तमाम महकमों में करप्शन दस्तक दे चुका है, लेकिन रेलवे महकमे में तो भ्रष्टाचार काफी बढ़ चुका है। इस बेलगाम भ्रष्टाचार से परेशान चीन ने रेल विभाग को ही खत्म करने का साहसिक फैसला लिया है। हालांकि चीनी रेलवे में अरबों डॉलर का निवेश भी हुआ है, लेकिन फिर भी चीन ने भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न करते हुए इस महकमे को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। रेलवे महकमा दूसरे विभागों की तरह ही काम करेगा। इसे निजी क्षेत्र के लिए भी खोला जाएगा। इन सुधारों से रेलवे को काफी फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा सुधारों की वजह से इस सेक्टर में कंपटीशन भी बढ़ेगा। चीन में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सुधारों की कोशिश 2008 में शुरू हुई थी। इसके तहत 15 सरकारी विभागों में बदलाव किए गए थे। दरअसल चीन में गरीब और अमीर के बीच खाई तेजी से बढ़ रही है और इसकी अहम वजह बढ़ता भ्रष्टाचार है। चीन की हुकूमत ने दिनों दिन बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर एक सुपर एजेंसी तैयार करने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट सतह की एजेंसियों की तादाद कम करके 25 की जाएगी। इसके साथ ही परिवार नियोजन आयोग को भी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। कुल मिलाकर चीन भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से जुट गया है। चीन में अधिकारी काफी भ्रष्ट हैं। उनके पास अधिकार ज्यादा है और वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। मीडिया पर पार्टी का नियंत्रण है। वे सिर्फ माउथपीस की तरह काम करते हैं। वे वही बात बोलते हैं जिसका उन्हें आदेश दिया जाता है। चीन की तरह भारत में भी भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहराई तक फैली है। आए दिन कोई न कोई नया घोटाला सामने आया है, जिससे सरकार की छवि खराब होती है। वहीं सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचता है। चीन के इन प्रयोगों से भारत भी सबक ले सकता है। चीन ने तो दिखा दिया है कि उसमें कड़े फैसले लेने का मानता है। अब बारी भारत की है कि वो कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ता है। अपने 2 नौसैनिकों को भारत के हवाले करने से इटली ने इनकार कर दिया है। सवाल ये है कि क्या इटली अपने वादे से इसलिए मुकर गया क्योंकि उसे पता है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है और वो कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगा। सिर्फ इटली के नौसैनिक ही नहीं बल्कि कई गुनाहगार ऐसे हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ अपराध करने के बाद विदेश में पनाह ली और वो भारत की पकड़ से दूर हैं। इटली के 2 नौसैनिकों का भारत से बाहर अपने देश जाने और फिर वापस न लौटने पर विवाद गहराता जा रहा है। इटली ने साफ कह दिया है कि उसके नागरिकों पर भारतीय कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना उसे मंजूर नहीं और अब उसके नागरिक भारत वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि भारत में स्थित इटली के राजदूत डेनियल मेनचिनी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि उनके सैनिक तय समय सीमा के भीतर भारत लौट आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है इसकी? कहीं इटली को ऐसा तो नहीं लगता कि भारत एक कमजोर देश है और वो इस पूरे मामले में कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगा? Supreme Court will do nothing. Supreme Court is only to decide cases and to pass orders. It is for the executive of the Indian government, the Governor General, to act. I hope he will act. Consequent of this, he will certainly act to honor the word given to the Supreme Court of India. What they have done, the Italian government has done, is to violate the moral duty of one state to another. बात सिर्फ इटली के 2 नौसैनिकों की नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे गुनहगारों की है जिनकी भारत को तलाश है, लेकिन वो हमारी पकड़ से कोसों दूर है।
उनके बारे में जानते हुए भी हमारी हुकूमत उन्हें वापस बुला पाने में नाकाम रही है। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ आरोपियों पर। किम डेवी, ये पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हथियार गिराए जाने की घटना में वांछित है, लेकिन डेनमार्क की कोर्ट ने इसे भारत को सौंपने से मना कर दिया है। ओट्टावियो क्वात्रोची, इटली का कारोबारी क्वात्रोची बोफोर्स घोटाले का आरोपी है। उसे एक बार विदेश में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन इटली की अदालत ने ये कहते हुए उसे भारत को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया कि भारत ने जरूरी दस्तावेज पेश नहीं किए। वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड का सीईओ। वॉरेन एंडरसन भोपाल गैस त्रासदी का आरोपी है। उसे घटना के बाद गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन जमानत पर बाहर निकलने के बाद वो भारत से भाग निकला और अब तक नहीं लौटा। दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन, इन आरोपियों के हाथ सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। 1993 में मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी ये दोनों अपराधी इस घटना के 20 साल बाद भी भारत की पकड़ से दूर हैं। इसके अलावा भी बहुत से अपराधी, माफिया और आतंकवादी भारत में गड़बड़ी करने और फैलाने के बावजूद विदेशों में शरण लिए बैठे हैं और अब तक भारत उन्हें वापस लाने में नाकाम रहा है। ये चाहे हमारे कानून की कमजोरी हो या फिर हुकूमत की नाकामी, लेकिन इन मुजरिमों की पकड़ में न आने से भारत की इमेज कहीं न कहीं एक कमजोर राष्ट्र की बनती दिखाई पड़ती है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली तथा जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित हार्ट कमांड सेंटर में हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है, बात ये गर्व से बता
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुले असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। मम्मी पहले मुझे पानी पूरी अरे मुझे समोसे पास करना था। जूस दो ना। आप ये सोच रहे होंगे कि आज यहाँ किसी की बर्थडे पार्टी है। जी नहीं, आज ये अपना बिजली का बिल जमा करके आए हैं और जो पैसे बचाए उससे पार्टी। ये केवल उतनी ही बिजली इस्तेमाल करते हैं जितनी जरूरत हो। बिजली की बचत यानी पैसों की बचत। हमारे यहाँ तो ऐसी पार्टी चलती रहती हैं। आपके यहाँ कब? बिजली बचाइए, पैसे बचाइए। अर्जेंटीना के कार्डिनल जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो को नया पोप चुना गया है। वह लैटिन अमेरिका से चुने जाने वाले पहले पोप हैं। अब उन्हें फ्रांसिस प्रथम के नाम से जाना जाएगा। पोप को चुने जाने की पूरी कवायद काफी दिलचस्प, रहस्यमय और कुछ हद तक उबाऊ है। आइए हम आपको बताते हैं कि नए पोप के सामने क्या है चुनौतियां और कैसे होता है पोप का चुनाव। दुनिया भर के 1 अरब 20 करोड़ रोमन कैथोलिक ईसाइयों को नए पोप मिल गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि नए पोप का चुनाव यूरोप के बाहर किसी देश से हुआ है। दरअसल पोप के चुने जाने की प्रक्रिया सैकड़ों साल से परंपरागत तरीके से निभाई जाती है। नए पोप को चुने जाने की जिम्मेदारी 115 कार्डिनल्स पर थी। कार्डिनल द्वारा गोपनीयता की शपथ लेने के बाद ही पोप को चुने जाने का अभियान शुरू हो गया। 115 कार्डिनल्स में से सबसे ज्यादा यानी 60 कार्डिनल यूरोप के थे, जबकि एशिया से 10 कार्डिनल इस अभियान में शामिल हुए। खास बात यह है कि इन 10 में से 5 का ताल्लुक भारत से था। इस चुनाव के अंदर एक बात और मुख्य है कि केवल 120
कार्डिनल ही इसमें भाग ले सकते हैं। संख्या 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस साल इनकी संख्या वैसे 117 थी, पर एक तो कार्डिनल आखिरी में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और वो नहीं आए, और एक बीमार हैं इंडोनेशिया में, तो 115 कार्डिनलों ने इसमें भाग लिया। तो सबसे मुख्य बात यह कि केवल कार्डिनल ही इसमें मत डाल सकते हैं। कार्डिनल द्वारा पोप को चुने जाने के साथ ही इन कार्डिनल का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाता है। गोपनीयता बरकरार रखने के लिए इस दौरान न तो वो इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं और न ही मोबाइल का। वोटिंग के लिए बैलेट बॉक्स नहीं बल्कि कागज के मत पत्रों का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी गिनती भी हाथों से ही होती है। कोई भी कार्डिनल खुद को वोट नहीं दे सकता। वोटों की गिनती में जिस कार्डिनल को 2/3 वोट मिलते हैं वही विजेता घोषित होता है। अक्सर ऐसा पहली बार में नहीं होता, इसलिए ये पूरी कवायद बार बार दोहराई जाती है। ऐसा दिन में 4 बार तक किया जाता है। अगर 3 दिन में नतीजा नहीं निकलता तो चौथे दिन प्रेयर के बाद फिर से वोटिंग की जाती है। इस बार इस कवायद में 2 दिन का वक्त लगा और जब नए पोप का ऐलान हुआ तो लोगों की खुशी देखने लायक थी। पोप को चुने जाने की प्रक्रिया में काफी वक्त लगता है और कभी कभी तो ये उबाऊ हो जाती है। इसलिए पोप जॉन पॉल द्वितीय ने इसमें बदलाव करते हुए 2/3 बहुमत की जगह साधारण बहुमत पाने वाले को ही पोप बनाने का संशोधन कर दिया था, लेकिन पोप बेनेडिक्ट 16 ने इसे फिर से बदल दिया। वैसे इसके अलावा पूरी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया। नए पोप के चुने जाने का पता आज भी तब चलता है जब वेटिकन में मौजूद सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलता है। अब जबकि नए पोप का चुनाव हो गया है तो उन पर बहुत सारी चुनौतियां और जिम्मेदारियां हैं। जहां वेटिकन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं तो वहीं बहुत से चर्चों पर बाल यौन शोषण का आरोप है। नए पोप को इन सारी चुनौतियों का सामना करना होगा। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे